एमक्यूएम कौन सी वाली? एक बहुत बड़ा इजाजतनामा मिल गया और एमक्यूएम को दोबारा से बनाने का फार्मूला तय हो गया। और वो तमाम एमक्यूएम के लोग कि जिन पर पाबंदी थी उन्हें इजाजत दे दी गई है कि अब आप तमाम की तमाम सरगर्मियां कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह हुई कि उनकी एक अहम शख्सियत के यहां मुलाकात का भी फार्मूला तय हुआ। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दूंगा वो खतरनाक और वो खबर के जो कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताऊंगा कि डील क्या हुई है। एकदम से बल्दिया टाउन के इलाके में खत आना शुरू हुए। किसने कुरान के जले हुए औराक भेजे, फितने की पूरी साजिश किसने तैयार की, एक रिपोर्ट सामने दूंगा। आपके एहसास का कदर करता हूं। मैं एसएसपी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी मरसू सिंध न डेसू, लेकिन मरसू सिंध न डेसू फ्यूज हो गया। कैसे फ्यूज हुआ बताऊंगा। समझ कर समझ जाओ भाई। अल्ताफ हुसैन को इनकार कर दिया गया कि जनाब मैं टिकट नहीं ले रहा हूं, लेकिन अब ये बात क्यों कही जा रही है ये बात तो मैं बताऊंगा ना। मैं हर जगह की खबरें रखती हूँ, सब बता दूं क्या? 20 अरब रुपए पर अब सब ने खामोशी क्यों रखी हुई है? क्यों जबानें सिल गई हैं और सिलने की वजह क्या है? सब बिक रहा है भाई। कितने में बिका? कौन खरीद रहा है? तहरीक इंसाफ पर थपकी किसने दी है कि उठो 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 चलो? कौन दे रहा है ये थपकी? एमक्यूएम कौन सी वाली? खोदा गाड़ी में पेट्रोल डालना चाह रहे हैं, चलना नहीं है ना, खोदा गाड़ी है। आज के प्रोग्राम में हर बार की तरह मैं देने वाला हूं तहलका खेज खबर, मगर आप लोग डर रहे हैं, झिझक रहे हैं या घबरा रहे हैं? क्यों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? बटन दबाइए पहले सब्सक्राइब का और इस बात का इजहार कीजिए कि आप बहादुर हैं, डरते नहीं हैं। चैनल का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। दिन था मंगल का और मंगल के दिन मैंने आपको एक तहलका खेज खबर दी थी कि एक ग्रुप एक्टिव हुआ है। और वो ग्रुप इसलिए एक्टिव हुआ है कि उस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, लेकिन अब उसे इजाजत मिल गई है और बहुत सारा फार्मूला तय हो रहा है। तो मैं आपको देने वाला हूं आज की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। वो कौन सा ग्रुप था और क्या था? एमक्यूएम 2016 के बाद से एमक्यूएम पर एक बड़ा ही सवाल आया। मार्च के अंदर पीएसपी के लोग जब यहां पर आए तो लोगों को पकड़ पकड़ कर पीएसपी में शामिल किया जा रहा था। और जिन लोगों को पीएसपी में मार्च से लेकर जून तक यानी कि अगस्त तक यानी 22 अगस्त जब अल्ताफ हुसैन ने तकरीर नहीं की थी, तो उसमें कई ऐसे नाम थे कि जिन्हें पकड़ पकड़ कर शामिल किया गया और जिनकी अपनी मर्जी नहीं थी। जो रात तक ये सोच रहे थे कि एमक्यूएम नहीं छोड़नी है, वो सुबह के वक्त बाकायदा टीवी चैनल्स पे खबर लगती थी कि एमक्यूएम की एक और विकेट गिर गई और वो सब के सब लोग जोक दर जोक पीएसपी में शामिल हो रहे थे। उसमें कई बड़े नाम थे और उसमें अगर आप नाम देखें डॉक्टर सगीर अहमद, डॉक्टर वसीम आफ्ताब और फिर सलीम गाजी और अनीस एडवोकेट और फिर रजा अरुण साहब, बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। मगर 2018 के बाद ये तमाम लोग कुछ रवैयों की वजह से वहां से अलहदा हो गए और कुछ रवैयों से जब अलहदा हुए तो उसके बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई, एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर बनाने की कोशिश की और फिर जो भी यहां मूवमेंट हुई शतुल इबाद साहब के साथ भी उन्होंने मुंसलिक होने की कोशिश की, उनमें से कई लोगों ने। लेकिन इन सब लोगों को हमेशा ये बात कहकर बिठा दिया जाता था कि आपको ये सरगर्मी करने की इजाजत नहीं है और फिर ये लोग एक कदम आगे बढ़ते थे फिर पीछे हो जाते थे, एक कदम आगे बढ़ते थे फिर पीछे हो जाते थे। और इन्हें खास तौर पे जब मुस्तफा कमाल साहब यानी जब पीएसपी एमक्यूएम में शामिल होती है या दोनों का इल्हाक होता है तो उसके बाद ये मामला तय होता है कि जनाब अब हमारी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। उसमें वसीम आफ्ताब, सलीम ताजिक साहब और उसके साथ साथ वसीम अख्तर साहब और दीगर कई लोग वहां से हट जाते हैं। और जब वो लोग वहां से हटते हैं और हट जाते हैं तो अब उनके लिए बार बार ये कहा जाता है कि नहीं इस वक्त तो फेवरेट है फला, आप नहीं कर सकते कोई सरगर्मी, फला है आप
कोई नहीं कर सकते सरगर्मी, और इनको कोई जगह ही नहीं मिल पा रही थी। ये बेहद कोशिश कर रहे थे कि जनाब कहीं पर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई जाए, कहीं पर उनके लिए जगह हो सके, लेकिन नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी। और मेरी जादूगरनी ने मुझे 9 मुहर्रम को कहा कि जनाबे वाला दरवाजे खुल गए हैं और अब उनकी वो बात नहीं है, तो इसलिए अब आपकी बात को रखा जा सकता है। और ये हुआ। 9 मुहर्रम हराम को वसीम आफ्ताब साहब ने अपने घर पर न्याज़े हलीम की, ज़ाहिर है न्याज़े हलीम की, उसमें बेतहाशा लोग आए। और फिर उसके चंद ही दिनों के बाद, यानी कि कल के दिन, आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज दिन इतवार का है, जुमे के रोज इन्होंने एक बार फिर 10 जुलाई को एक न्याज़े हलीम की दावत रखी। ये न्याज़े हलीम वाज़े पैगाम था बहुत सारे लोगों के लिए। इसके अंदर यूं तो तमाम के तमाम एमक्यूएम के धड़ों के लोग आए, यानी कि अगर आप ये देखिए वो पूरे का पूरा हिस्सा आया कि जो कि इस वक्त ना एमक्यूएम का हिस्सा है ना पीएसपी का हिस्सा है, बल्कि इन सबको बंद कर दिया गया था और इन सबको कहा गया था कि आपको किसी सरगर्मी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वो तमाम के तमाम लोग एक्टिवली आए। उसके साथ साथ वो अशखास के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वैसे शामिल हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल एमक्यूएम का एक बड़ा नाम रहे, रजा हारून साहब जैसे लोग इस प्रोग्राम के अंदर शामिल रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि इस वक्त अपनी एक अलहदा पार्टी बना चुके हैं, वो इस प्रोग्राम के अंदर शामिल थे। इशरतुल इबाद साहब से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम लोग के जो इस वक्त खुल के सरगर्मियां नहीं कर रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग मौजूद थे। दर हकीकत इस प्रोग्राम ने एक वाज़े तौर पर वो तमाम लोगों को शामिल किया कि जिनका ताल्लुक कराची से रहा है, जिनका कभी भी माजी के अंदर ताल्लुक एमक्यूएम से रहा है। मैं लफ्ज इसलिए माजी के ताल्लुक से कह रहा हूं क्योंकि रजा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन माजी में जाहिर है वो वहां पर रहे। और हैरत अंगेज तौर पर इस पूरे में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या डॉक्टर फारूक सत्तार के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एनपीएस से लेकर उनके कारकुनान ने भी शिरकत की। दर हकीकत ये वाज़े तौर पर पैगाम था कि इस तमाम में वो तमाम लोगों की अक्सरियत शामिल थी, एमक्यूएम के उन लोगों की कि जो किसी ना किसी तौर पर मुस्तफा कमाल साहब से या उस ग्रुप से किसी ना किसी तौर पर नाला रहे या वहां से अलहदा हुए। मिफ्ता इस्माइल साहब, दीगर उलमा इकराम उसके अंदर आए थे, सहाफियों की एक बहुत बड़ी तादाद आई थी, वो तमाम सहाफी के जो कराची से ताल्लुक रखते हैं। अब इसका मतलब ये बहुत वाज़े पैगाम था कि जनाबे वाला दरवाजा खुल चुका है, या पहले जिनके दरवाजे की ज्यादा अहमियत थी वो दरवाजा अब आधा बंद हो चुका है, इसलिए अब मुकम्मल तौर पर गुजरने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर इस प्रोग्राम को न सिर्फ रुकवाने की कोशिश की गई, मेरे पास मोतबर जराए से ये इतलात है और मैं आपको कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूं कि ऐसे फोन खड़के कि ये प्रोग्राम ना हो सके। लेकिन ये प्रोग्राम मैंने जैसे आपसे कहा कि शायद ये 2026 है, 2016 नहीं है, तो इन्हें वो इजाजत मिल गई। 10 साल तक ये लोग किसी ना किसी तौर पर बंद कमरों में रहे, लेकिन अब इन्हें इजाजत मिलना शुरू हुई है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। यहां पर खास तौर पर ये दावतनामे उन लोगों को, जिस तरह एमक्यूएम के लोगों को दिए गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को दिए गए थे, जिस तरीके से मिफ्ता इस्माइल को दिए गए थे, जिस तरह मुख्तलिफ उलमा इकराम को दिए गए थे, इसी तरीके से इनमें से कुछ दावतें उन लोगों को भी दी गई थी कि जो कि साबका पीएसपी या इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के पीएसपी धड़े से ताल्लुक रखते हैं। हैरत अंगेज तौर पर इसी वक्त एक प्रोग्राम बंस रोड के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान का हो रहा था और दूसरी तरफ वहीं पर एक प्रोग्राम जो है वो दीगर भी चल रहा था। मगर मामला यह था कि इस सारे सूरत हाल में बड़ी गंभीर सूरत हाल थी। वो तमाम लोग के जिन्हें पीएसपी से इस वक्त ताल्लुक रखते थे या इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के उस फैक्टर के साथ ताल्लुक हैं, उनमें से किसी ने भी यहाँ पर शामिल नहीं हुआ या इस न्याज़े हलीम के प्रोग्राम में नहीं आए। जब हमने इस हवाले से अपनी जादूगरनी से मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि शायद उन्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं मिली है। ये पूरा का पूरा इवेंट इसी हवाले से था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी खबर थी और बहुत बड़ी ही एक राज था। ये मेरे पास था कि जनाब इनके लिए थोड़े से दरवाजे आसान हुए, इनका झुकाव भी वाज़े तौर पर था कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान वाला जो फैक्टर है उसके साथ लड़ाई की कैफियत में नहीं है। लेकिन अगर इनका कहीं पर तसादुम बन रहा था या कहीं पर इनकी नाराजगियां बन रही थी तो एमक्यूएम पाकिस्तान के पीएसपी वाले फैक्टर के साथ बन रही थी। मगर मेरे पास इस हवाले से एक और बड़ी खबर थी और बड़ी और तहलका खेज खबर यह थी कि मेरी जादूगरनी ने इतला यह दी थी कि ये ग्रुप के कुछ लोग जाने वाले हैं हम्माद सिद्दीकी की वालदा की अयादत के लिए।
लफ्ज पर गौर कीजिएगा, हम्माद सिद्दीकी की वालदा की अयादत के लिए। मेरे पास बिल्कुल कंफर्मेशन इत्तला थी कि ये वक्त मुकर्रर हुआ है इतवार का दिन। याद रखिए कि हम्माद सिद्दीकी की जहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है मुख्तलिफ मामला में, लेकिन हम्माद सिद्दीकी के आने का मामला भी उसी तरीके से उलझा हुआ है। हम्माद सिद्दीकी की वालदा के यहाँ पर शुरुआत के दिनों के अंदर पीएसपी फैक्टर इन्वॉल्व रहा, लेकिन उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर वहां मुसलसल जाता रहा, और अब इस फैक्टर का वहां पर जाना एक बहुत बड़ा ही सवालिया निशान है। आगे की सियासत के लिए और आगे के लम्हे के लिए मैं आपको अभी से चौंका देने वाली खबर दे रहा हूं कि निगाहें रखिए। और अब ये 2026 है, 2016 नहीं है। बहुत सारे वो बंद दरवाजे के जो इन लोगों के लिए थे वो कुछ खुले, और उसके बाद जिनके लिए बहुत ज्यादा दरवाजे खुले हुए थे उनके दरवाजे कुछ आधे बंद और आधे खुले की कैफियत में। ये मैं खबर आपको इसलिए दे रहा हूं कि हम्माद सिद्दीकी के यहाँ वसीम अख्तर और वसीम आफ्ताब का जाना आपको एक वाज़े निशानी के तौर पर बता रहा हूं मैं कि आगे की सियासत में इनकी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। बल्दिया टाउन के अंदर कामरान अख्तर के वालदा का चहलुम के सिलसिले में होने वाली तकरीब में जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, वहीं पर वसीम अख्तर भी थे, वहीं पर वसीम आफ्ताब भी थे और दीगर लोग भी थे। तो वो लोग के जो कि एमक्यूएम का वो धड़ाके जो कि किसी वजह से आज से 3-4 साल पहले मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करके उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था, और उन्हें साइडलाइन करने का हुक्म भी दिया गया था। तो फिर उसके बाद से अब वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे चलकर ये खतरे की घंटियां आपको वाज़े तौर पर नजर आएंगी कि हो क्या रहा है। मेरा जुमला बार बार देखिएगा कि 10 साल गुजर चुके हैं, ये 2026 है, ये 2016 नहीं है। 10 साल मुकम्मल हुए हैं, अगस्त में 2 साल मुकम्मल होंगे, लेकिन ये वही टेन्योर है। 10 साल पीछे जाइए तो इनकी क्या पोजीशन थी, 10 साल यहां आइए तो क्या पोजीशन है, मगर खबर अभी बाकी है मेरे दोस्त, खबर अभी बाकी है। खबर आगे बाकी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के दरमियान तनाव की कैफियत बदस्तूर बरकरार है, और मामला यहां तक पहुंच चुका है कि वहां पर एक दूसरे को कारकुनान ने न सिर्फ धक्कम पेल की, बाकायदा दूसरे कारकुनान को मारने की भी कोशिश की गई है। उसके बाद इतलात आई कि रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, मगर यह वाकया कहां पर रोनुमा हुआ है? सेक्टर है लियारी। लियारी के अंदर एमक्यूएम और पीएसपी के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए, धक्कम पेल हुई। क्या हुआ ये आपको अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा, बहुत तफसील के साथ बताऊंगा कि मामला क्या हुआ है, क्योंकि इस वक्त मेरा मौजू था खास तौर पे वो हलीम वाला प्रोग्राम, और अब हलीम वाले प्रोग्राम के बाद जो रवाबित में इजाफा हुआ है, अब ये आपको अगली तब्दीली की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ चलता हूं ताकि फिर हम बात को आगे की तरफ बढ़ा सकें। अब मामला यह हुआ है कि बल्दिया टाउन के अंदर क्या हुआ है। हैरतअंगेज तौर पे बल्दिया टाउन के अंदर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां पर रहती है। वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम लिखे हुए थे 3-4 लोगों के, और कुछ कुरान के जले हुए औराक रखे गए, और उसके ऊपर लिखा गया कि ये मैंने ये काम किया है। जरा सुनिएगा मेरी बात से। और उसके बाद ये लेटर जो सदर वाला पोस्ट ऑफिस है वहां से पोस्ट किए गए, और यहाँ पर जो बहुत सारे मुसलमान रहते हैं बल्दिया टाउन में, उनके घरों पर ये पोस्ट हुए। जब ये पोस्ट हुए और जब उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें कुरान के जले हुए औराक थे, उन लोगों के नाम लिखे हुए थे कि जिन्होंने जलाए, और उनका इकरारनामा था कि हमने जलाए। आप खुद अकल के नाखून लीजिए, आप खुद अकल के नाखून लीजिए। क्या कोई शख्स अपने नाम से किसी को ये खत लिखकर भेज सकता है, वो जो पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर, और वो वहां पर रह रहे हो, और वो उसको कहे कि जनाब ये देखिए मैंने कुरान की औलाद जलाए, और ये देखिए कि जनाब ये मेरे पास सबूत है, और वो वहीं पर रह रहा हो? ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये कितनी गहरी साजिश है। मगर हमारे यहाँ जज्बात का क्या कहना है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए, और जिस शख्स का नाम लिखा हुआ था उसके घर का मुहासरा कर लिया। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि क्या वो शख्स अपने नाम से इस तरह का खत जारी कर सकता है जिसकी फैमिली और खुद वहां पर रह रहा हो और सबको खत भी मिल जाए? ये मुमकिनात में से नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी गहरी साजिश थी। पुलिस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लोगों के जज्बात को भड़काया गया, और क्या मामला हुआ, अब पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस के 2-4 जुमले आप सुन लीजिए क्या कहा है, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। वो पता ही चला कि कोई लिफाफा है जो कि पाकिस्तान पोस्ट के जरिए कुरान शरीफ के जो औराक हैं वो कोई जले हुए थे, और उन पे कोई फोटो लिखा हुआ है, किसी खातून का एक फोटो है,
एक मर्द का फोटो है और उस पर इस तरीके की डिटेल लिखी हुई है। हमने पुलिस वालों की गुफ्तगू सुनी। अब उसके बाद ये मामला फिलहाल ठंडा नजर आता है वहां के उलमाए किराम के, जिसमें आबिद मुबारक बरेलियों के हवाले से, देवबंद मसालिक के हवाले से, वहां पर इस वक्त के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएज है उन सबको वहां पर शामिल करके मामला को खत्म किया गया। मगर सवाल बड़ा है मैं कि आखिर ये खत लिखा किसने था और किसने ये सारा गेम बनाया और कौन चाह रहा था कि यहाँ पर स्टाल फैले, वजह क्या है, यह पुलिस का काम है कि हकायक सामने लेकर आए। एक और बड़ी बात के सामने आते हैं और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक बयान दिया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने यह बयान दिया है कि अल्ताफ हुसैन साहब जब कराची शहर के अंदर एक बड़ी ताकत के तौर पर उनकी जमात मौजूद थी, उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बराह रास्त फोन किया करते थे और उनसे कहा करते थे कि जनाब आप एमकेएम के टिकट पर यहां से इलेक्शन लड़िए और इलेक्शन जीतिए, लेकिन मुफ्ती मुनीब साहब ने उससे इनकार कर दिया था। अब मामला यह है कि जिस जमाने में एमकेएम यहाँ बहुत ज्यादा ताकत में हुआ करती थी, अल्ताफ हुसैन साहब का जो एमकेएम थी वो सिर्फ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से राब्ते नहीं करती थी। उन्होंने उस वक्त तकरीबन तमाम उलमाए किराम से, जो बड़े जियद उलमाए किराम हुआ करते थे, इसके साथ साथ जो बड़े स्कॉलर्स होते थे, बड़े अदाकार होते थे, बड़े इकोनॉमिस्ट होते थे, उन सब से ये दरख्वास्त की जाती थी या कहा जाता था कि जनाब आपकी बड़ी खिदमत है, आप वहां पर आकर शामिल हो। उसमें बड़े बड़े नाम, बहुत सारे लोग शामिल हुए, बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया या बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वजह बता दी, लेकिन ऐसा हुआ कि न सिर्फ बहुत सारे उलमाए किराम को इस तरह की दावत दी। बहरहाल इस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से सवाल पूछा गया था और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने सिर्फ इसी का इनकार नहीं किया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास मेरी इत्तलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी उन्हें दावत दी थी कि वो उनके टिकट से यहां से इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपना इमेज जो है खासतौर पर बरेली मसलक के हवाले से इसमें डेवलप किया हुआ है, इसलिए वो आमतौर पर इस तरह की बराह रास्त सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस वक्त उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर एक और बड़ी तब्दीली की तरफ आ रही है। एक बड़ी बात सुनिए, हमारे यहाँ पर वजीरे क्या नाम है उनका, वजीरे बल्दिया नहीं, वजीरे लेबर, आज उनकी बड़ी सालगिरह मनाई गई, धूमधाम से मनाई गई, ऐसा लगा जैसे कोई भाई की सालगिरह मनाई जा रही है। खैर मेरा सवाल उनकी सालगिरह पर नहीं है, लेकिन सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर है, उन्होंने एक बात का एतराफ किया कि उनकी मिनिस्ट्री के अंदर 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है, मगर इस फाइल को दबा दिया गया और इस फाइल को दबा दिया गया और इस फाइल को अब उठने नहीं दिया जा रहा है। एक शख्स, एक वजीर जब खुद अपनी वजारत के बारे में ये ऐलान कर रहा हो कि उसकी वजारत के अंदर 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है और उस करप्शन के जिम्मेदारों को ना ही एंटी करप्शन पकड़ रहा हो, ना ही उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा हो, तो बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। मैं इसलिए इन सवालिया निशान की बात कर रहा हूं कि वलीका हॉस्पिटल के अंदर अब तक 80 बच्चों के अंदर एड्स की तशखीस हो चुकी है। वो वजारत, ये वो वलीका हॉस्पिटल भी लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है कि जहां पर सईद गनी है। एक तरफ वो अपनी सालगिरह का जश्न मनाते हुए नजर आते हैं और बहुत बड़ा इवेंट करते हैं और बहुत बड़े गुलकारों को बुलाकर वो प्रोग्राम करते हैं, और दूसरी तरफ उनकी ही वजारत की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से 80 बच्चे वहां पर मुतासिर होते हैं। लेकिन शाबाश दीजिए, आप दाद दीजिए इस निजाम को कि जो वहां पर वजीर अपनी खुशियां मना रहा है, अपनी सालगिरह मना रहा है, और 80 बच्चे वो हैं कि जिन्हें ये यकीन ही नहीं है कि वो अपनी अगली सालगिरह देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। जुल्म और सितम के इस राज में एक निजाम ऊपर उठता है और एक यहाँ पर गरीब को पैरों के तले रोंद दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको इसीलिए ये दी है। मगर खैर इन खबरों में बड़ी कुछ खबरें भी हैं। वो लोग के जिन्हें चुप लगा दी गई थी वो यकदम निकल आए। जिस तरीके से मैंने आपसे ये बात कही कि 2016 के अब नहीं है, ये 2026 है, वो लोग के जिन पर बहुत ज्यादा पाबंदियां थी वो सरगर्म नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोगों के जहन में बड़ा सवाल उठना शुरू हुआ है, वो अपने माथे पर मारे जा रहे हैं कि जनाब ये हुआ क्या है। हुआ कुछ यूं है दोस्तों, भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, हुआ कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा बहुत अरसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए कराची का मीडिया भी गया है। आखिर क्या वजह है कि यकदम हलीम आदिल शेख सामने आ गए हैं, कि यकदम क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत मिल गई। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि कल
कल के दिन एक बड़ा ही अहम नाम है सेनेटर मुश्ताक साहब। किसी दौर में जमात इस्लामी के अंदर हुआ करते थे, जमात इस्लामी के सेनेटर थे और यकदम से वो सेनेटरशिप से हटते हैं और सेनेटरशिप से बाद उनके जमात इस्लामी उनसे वो निकाले जाते हैं और जमात इस्लामी से निकाले जाते हैं, वो चले जाते हैं और उसके बाद वो फलस्तीन में हमें नजर आते हैं। उन्हें कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं मिल सकी है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को इजाजत मिल जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमक्यूएम कौन सी वाली? वो खुदा गाड़ी में पेट्रोल डालना चाह रहे हैं, चलना नहीं है ना, खुदा गाड़ी है। सवाल बड़ा अहम है, जरा गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा तो आपको इसके अंदर बहुत सारी कहानियां नजर आएंगी, बहुत सारे पहलू नजर आएंगे कि आखिर क्या वजह है कि सेनेटर मुश्ताक को उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन अगर इजाजत मिलती है तो तहरीक इंसाफ को मिलती है। सोचिएगा और कीजिएगा कि कहीं वक्त बदल तो नहीं रहा है या फिर किसी को कोई इजाजतें मिलना तो शुरू नहीं हो सकी है। आखिर यकदम कराची की सियासत में इतनी तेजी क्यों आ रही है कि तहरीक इंसाफ को इजाजत दी जा रही है? एमक्यूएम का एक धड़ा दोबारा से एक्टिव हो रहा है और दूसरी तरफ एमक्यूएम के दोनों धड़े आपस में लड़ रहे हैं। इस पर अगला प्रोग्राम करूंगा कि कौन सा लड़ रहा है और उस पर तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है, लेकिन अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के मान, डरिएगा नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।